कदम कदम पर मौत बिछी थी। हिल्ली के जमीनी भूभाग का गहराई से पता नहीं था। हिल्ली के आजू बाजू में जो गांव थे उसमें दलदली थी, पानी वाला एरिया था। वहां क्या किया था उन्होंने, वहां पर जो मिल्क टिन के डब्बे होते हैं उनके अंदर पिन निकाल के हैंड ग्रेनेड डाले हुए थे, और जैसे ही आपको थोड़ा सा टच हुआ वो डब्बा उलट जाता था और हैंड ग्रेनेड आपके पैरों में फंस जाता था। कदम कदम विश्वास भरा था। किसी भी टुकड़ी में सबसे आगे अफसर का होना उसके जवानों के लिए बहुत ही प्रभावशाली होता है। हिली की इस जंग में हमारी हर एक टुकड़ी को एक अफसर ने लीड करा। हमारे जवान उस वक्त यही उनका फोकस था कि हमको हिल्ली को पकड़ना है और मोरापारा को फतेह करना है। जिस वक्त हमारे पलटन के जवानों को इस बात का पता चला कि हमें दुश्मन की धरती पर जाने का मौका मिला है, तो युद्ध के लिए उनकी भुजाएं फड़कने लगी। अरोड़ा साहब ये बात सुन के बहुत खुश हुए। उन्होंने उससे पूछा कि आप अभी क्या करना चाहते हैं, तो इस जवान ने ये बोला कि साहब मैं तो अपनी पलटन में एकदम वापस जाना चाहता हूं। छिप छिप कर बैठा था दुश्मन। हिंदुस्तान हुंकार रहा था। वो लड़ाई के दौरान हर कदम पे जवानों के साथ खड़े थे। उनके लफ्जों में इतना जोश था कि हर एक अफसर, जेसीओ और जवान पलटन पे मर मिटने के लिए तैयार था। कहते हैं जब वो संबोधित करते थे तो मुर्दे भी अपने कब्रों से खड़े हो जाते थे। ये जांबाज कमांडिंग ऑफिसर फुल लाइट्स ऑन करके जीप में फॉर्मिंग अप प्लेस में आते हैं। मैंने लाइट की हुई है, दुश्मन देखो मेरे को, अगर हिम्मत है तुम में, मैं आ गया शमशेर सिंह शेर। जितने बॉम्ब हैं तुम्हारे पास, मिसाइलें हैं, मेरे ऊपर मारो, हिम्मत है तो जो तुम करना चाहते हो करो, मेरे बच्चे आगे जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। 1971 के युद्ध की पहली लड़ाई, 1971 के युद्ध की सबसे खूनी जंग। आज हम आपको हिली की लड़ाई की दास्तान सुनाएंगे। पराक्रम की ऐसी ऐसी कहानियां जो अब तक अनसुनी है। ये एक लौती ऐसी लड़ाई थी जहां पर एक ही जंग के लिए 3-3 महावीर चक्र प्रदान किए गए। (1971) में नवंबर का महीना आते आते यह तय हो चुका था कि पाकिस्तान से युद्ध की आशंकाएं वास्तविक हैं और तैयारियों के तहत ढाका तक का रास्ता सुरक्षित करना जरूरी था। इस कार्रवाई के लिए अलग अलग सेक्टर्स में अलग जगहों को चिन्हित किया गया। आक्रमण की पहली जगह के तौर पर भारत की पूर्वी सीमा से लगते हिली को निर्धारित किया गया। 71 की लड़ाई में पलटन के लिए कई ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बारी बारी में हमला करते रहिए। ये थे नोआपारा, मोरापारा, चांदीपुर, हाकिमपुर, हाई स्कूल, पाकहिली। ये वाकई एक बड़े भारी गर्व की बात थी हमारे लिए ही नहीं, हमारे जवानों के लिए, हमारी ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लिए एक बड़ी भारी ये गर्व की बात थी कि हम लोगों को चुना गया कि बैटल ऑफ हिली को लड़ने के लिए और हिली के द्वार जो खोलने के लिए। हिली ईस्ट पाकिस्तान के उत्तर में स्थित था। इसका कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में और कुछ ईस्ट पाकिस्तान में था। बीच से एक रेलवे लाइन गुजरती थी। हिली की जो टैक्टिकल इंपॉर्टेंस थी, सिलीगुड़ी, कूच बिहार, ढाका एक्सेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हिली एक ऐसा एरिया था जहां से हिली से लेकर ढाका तक क्लास 70 ऑल वेदर रोड था। हिली के आसपास 8-10 गांव थे जो कि स्ट्रांग पॉइंट बने हुए थे। उसमें से सबसे जबरदस्त स्ट्रांग पॉइंट जो था वो मोरापारा में था। हिली के आजू बाजू में
जो गांव थे उसमें दलदली थी। इस क्षेत्र में भारतीय आक्रमण का नेतृत्व जो ऑफिसर्स कर रहे थे वो 47 और 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटा चुके थे। 20 माउंटेन डिवीजन जिसे कमांड कर रहे थे 1947-48 युद्ध के हीरो मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लहल। इसके अधीन थी 202 माउंटेन ब्रिगेड जिसके कमांडर थे 1965 युद्ध के हीरो ब्रिगेडियर फरहाद भट्टी। 8 गार्ड्स को हिली पर कूच के लिए चुना गया। 8 गार्ड्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह बेहद दिलेर अफसर थे। जंग के पहले जब उन्होंने जवानों को आखिरी बार संबोधित किया था तो उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा था, 8 गार्ड्स के बहादुर जवानों, दिखा दो दुश्मन को कि बंदूक की हर गोली में दुश्मन का नाम और पता लिखा है। हमारे सीओ साहब के नाम के साथ में ही शेर जुड़ा था तो उनका व्यक्तित्व भी एक शेर के समान ही था। आज बैटल ऑफ हिली की कहानी के किरदार ही ये कहानी सुनाएंगे जिन्होंने युद्ध भूमि में उन 19 दिनों में गजब के पराक्रम का परिचय दिया था, जिन्होंने अपने 68 साथियों को खो दिया पर अपने गम को अपना गुस्सा बना लिया। दुश्मन से टकराते रहे, बूंद बूंद रक्त राष्ट्र के लिए बहाते रहे, न कदम डिगा न हौसला। आमतौर पर किसी भी चीज को लेकर जब पहला कदम उठाना होता है तो लोगों में घबराहट आ सकती है, डर हो सकता है, खौफ हो सकता है। और यह तो युद्ध भूमि थी जहां पर 8 गार्ड से कहा गया कि आपको पहला अटैक करना है। लेकिन इन सैनिकों में ऐसा जबरदस्त उत्साह था क्योंकि इनसे कहा गया था कि इन्हें देश की ओर से पहला प्रहार करना है कि मैंने हिली पर कब्जा करने के लिए वॉलंटियर किया है। प्रहार की तारीख तय थी 22-23 नवंबर की रात। इलाके के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन इतना पता था कि दुश्मन मजबूती से स्थापित है। आक्रमण से पहले भारतीय तोपखानों के मुंह खोल दिए गए। दोपहर से ही भीषण गोलाबारी की गई। हालांकि जिस तरह से उस इलाकों में पाकिस्तानियों ने बंकरों की सुरक्षा सुनिश्चित की थी, मुश्किल से दुश्मन के एक ही बंकर को नुकसान पहुंचा। दरअसल मोरापारा के डिफेंसेस बहुत मजबूत थे। वहां इंच इंच पर पहरा था, हर कदम पर किलेबंदी थी, हर घर किला था। नोआपारा, बाईग्राम और चांदीपुर बिल्कुल काफी नजदीक थे। मोरापारा को मदद करने के लिए उनके जवान वहां से निकलकर मोरापारा की तरफ हमला आवर होते रहे। पाकिस्तान को काफी समय मिल चुका था, 8-9 महीने से वो उस एरिया में ऑपरेट कर रहे थे और उस विलेजेस में उन्होंने अपनी पक्की डिफेंसेस बनाई हुई थी। जो घर थे उनको पिल बॉक्सेस में तब्दील किया हुआ था। जब हमारी पलटन एडवांस कर रही थी उस दौरान उनके आर्टी फायर से हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहां तक पहुंचने के रास्ते को भी समझिए। उस इलाके में कीचड़ और पानी भरा था। वहां धान की खेती होती थी, लेकिन पाकिस्तानी फौज के खौफ में किसान खेत छोड़कर भाग चुके थे। उस दलदली जमीन में पाकिस्तान ने बारूदी सुरंग भी बिछा रखी थी। तो पौंड गहरे थे, तो जवान जो थे, 2 कंपनी का असॉल्ट हमारा वो था अल्फा और ब्रेवो कंपनी का, तो वो दोनों कंपनियां जो थी वो लेफ्ट और राइट पौंड के कुछ बीच में आए और कुछ लेफ्ट और राइट से निकलने लगे। पानी गहरा होने की वजह से उसमें नहीं घुस सकते थे। तो उनका जो क्रॉस फायर था वो उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से सेट कर रखा था। नेचुरल बात है कि डिफेंसेस को लेआउट करते हुए जो क्रॉस फायर है कि दोनों तरफ उनकी एमएमजी और एलएमजी लगी हुई थी। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद सैनिकों में इस बात का उत्साह भरा हुआ था कि देश की ओर से पहले प्रहार के लिए जिन सैनिकों को चुना गया वो खुशकिस्मत टोली 8 गार्ड्स की थी। चाहे रास्ते में कोई आए, सैनिक हर चुनौती के लिए तैयार थे। 8 गार्ड्स की बी कंपनी उत्तर की ओर से बढ़ रही थी और घसूरिया नाम की जगह पर बेस बनाने में कामयाब हो गई।
सी कंपनी ने नोआपारा पर कब्जा कर लिया। वहां पर पाकिस्तान के अर्धसैनिक बलों की तैनाती थी, जो भारतीय सैनिकों को आता देखकर ही भाग गए। रात के लगभग 1 बजे ए और बी कंपनियों ने आर्टिलरी कवर के साथ मोरापारा की ओर कूच शुरू कर दिया। यह ऐसा था जैसे जानते बूझते मौत के मुंह में बढ़ा जाए, क्योंकि दुश्मन के मशीन गन सामने से आग उगल रहे थे। ए कंपनी कमांडर मेजर हेमंत मांजरेकर बहादुरी से अपने सैनिकों को लीड कर रहे थे। कमर तक पानी में बारूदी सुरंग से बचते बचाते वो अपने सैनिकों को दुश्मन के बंकरों तक लेकर आए थे। अब भी गोलियों का सामना करते हुए वो सबसे आगे चल रहे थे। मेजर एच.डी. मांजरेकर एक हाईली मोटिवेटेड ऑफिसर थे, जो कि हर एक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते थे। सीओ की ब्रीफिंग के दौरान भी मेजर एच.डी. मांजरेकर ने ऑफेंस को लीड करने के लिए वॉलंटियर किया था। मेजर एच.डी. मांजरेकर एक वीर और साहसी ऑफिसर थे। इस कार्रवाई में मेजर मांजरेकर को गोलियों का बर्स्ट लग चुका था, पर वो समझ रहे थे कि आड़ लेकर बहुत समय तक पाकिस्तान का मुकाबला नहीं किया जा सकता। उन्होंने ग्रेनेड उठाया और बाहर की ओर निकलते हुए दुश्मन के बंकर में उछाल दिया। बंकर के परखच्चे उड़ गए और भीतर बैठे दुश्मन सैनिकों के भी, लेकिन इस बार दुश्मन की गोली उनके सर में आकर लगी थी। पलटन के ऑफेंसिव में पहला चुना जाना सीओ साहब पे उनका भरोसा दर्शाता था। मैदान जंग में जब वो अपने कंपनी को, अपने जवानों को जब लीड कर रहे थे, तो एनिमी का मशीन गन का पहला बर्स्ट उनके सीने पे लगा था। जख्मी होने के बावजूद उन्होंने एनिमी के 2 बंकर्स बर्बाद किए और उसके बाद अपने जवानों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। उन्होंने तीसरा बंकर जब बर्बाद किया तो एनिमी का मशीन गन का फायर उनके सीने पे और सिर पे लगा। वहाँ पे उनकी शहादत हो गई थी। मेजर एच.डी. मांजरेकर एक साहसी और एक वीर ऑफिसर थे, जिसने अपने अंतिम सांस तक अपने ट्रूप्स को मोटिवेट किया था। मेजर एच.डी. मांजरेकर मरणोपरांत उनका एक हाथ दुश्मन की तरफ और दूसरा हाथ स्वर्ग की तरफ था, और वो ये दर्शा रहा था कि वह अपने ट्रूप्स को बता रहे थे कि तुम आगे जाओ और लड़ते रहो। भारत के बेमिसाल योद्धाओं का समर्पण कुछ ऐसा होता है कि शौर्य से शौर्य जन्म लेता है। अपनी कंपनी कमांडर का बलिदान देख अब उनकी जगह ली 23 साल के सेकंड लेफ्टिनेंट शमशेर सिंह सामरा ने। सेकंड लेफ्टिनेंट शमशेर सिंह सामरा एक बहुत ही निडर और बहादुर अफसर थे। अपने कंपनी कमांडर के शहीद होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी का बीड़ा अपने कंधों पे लिया और जंग में जाने से पहले उन्होंने अपने कमांडिंग अफसर से वादा किया था कि वह दुश्मन के मोर्चे में जाके उसकी एमएमजी छीन कर लेके आएंगे, और उन्होंने अपना यह वादा जंग मैदान में बखूबी निभाया। और उन्होंने दुश्मन के 3 बंकर बर्बाद करे, और तीसरे बंकर को बर्बाद करते समय उन्हें अपने दाहिने सीने पे दुश्मन का एक एमएमजी बर्स्ट लगा। उस मोर्चे पर शायद ही कोई ऐसा सैनिक था जो गोलियों से छलनी नहीं था, लेकिन उस समय अपना दर्द कोई नहीं देख रहा था। सेकंड लेफ्टिनेंट सामरा को भी सीने पर दाहिनी ओर गोलियां लग चुकी थी, लेकिन उन्हें तो सामने केवल दुश्मन दिख रहा था। वो एक बंकर पर झपटे और दुश्मन को खामोश किया। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। इसी फलसफे के साथ हमारे सैनिक आगे बढ़ रहे थे। अपने साथियों को खोने का जो गुस्सा था, जो दर्द था, उसे अपनी शक्ति बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ए कंपनी के वीरों ने ठान लिया था कि मंजिल पर पहुंचे बिना थमेंगे नहीं। हवलदार कैलाश नाथ तिवारी और हवलदार मनभाल उपाध्याय के शरीरों में गोलियां गुथी हुई थी, लेकिन वो दुश्मन को उठा उठा कर मार रहे थे। बंकरों तक जाकर गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ रहे थे। वो पराक्रमी तब तक लड़ते रहे जब तक अंतिम सांस ने उनके शरीर को नहीं छोड़ दिया। आप ये समझे कि जैसे 2 गुटों में लड़ाई होती है, जो चीज हाथ में आए, बट आया हाथ में बट, स्पेयर बैरल हाथ में आई स्पेयर बैरल, और घुसे मुक्के जो भी हाथ में आया घुसम घुसा लड़ाई हुई।
ए कंपनी के 2 ऑफिसर अब तक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। रेडियो ऑपरेटर ने कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह को यह खबर की। निर्देश के अनुसार टुकड़ी के सबसे युवा ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट परमानंद गुप्ता को अब अटैक लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस रात जैसे भारतीय सैनिकों के रूप में शौर्य स्वयं धरती पर अवतरित हुआ था। काया रक्त रंजित थी, लेकिन आंखों में जो लहू उतरा था वो दुश्मन का काल था। सेकंड लेफ्टिनेंट गुप्ता ने बचे हुए सैनिकों के साथ जोरदार प्रहार किया। हालांकि 2 बंकरों को क्लियर करने के बाद उन्हें भी एक बर्स्ट लगी और सेकंड लेफ्टिनेंट परमानंद गुप्ता भी वीरगति को प्राप्त हो गए। दाहिनी ओर से बढ़ रही बी कंपनी भी गोलियों को सीने पर झेलती हुई आगे बढ़ रही थी। कंपनी कमांडर मेजर रविंद्र नाथ को वो रात अच्छी तरह से याद है। उस रात वो भी गोलियों से छलनी हुए थे। वो रात साहब क़यामत की रात थी। वो रात थी डू और डाई की। उस टाइम में ये था कि आगे चलना है सिर्फ। तो जब हम तारों में से निकल रहे थे तो उस टाइम में मेरे को बाएं तरफ से इधर स्प्लिंटर लगा एक पैर के ऊपर। पैर में स्प्लिंटर लगा तो मैंने देखा कि कोई बात नहीं, जोश बहुत था, दर्द नहीं हो रही थी उस टाइम में। फिर आगे बढ़े साहब। इतनी देर में जैसे ही हम तकरीबन 300 गज से 250 गज दूर रह गए दुश्मन से, उन्होंने फायर शुरू कर दिया साहब। जब एक कमांडर अपने सैनिकों से कहता है मेरे पीछे आओ, युद्ध भूमि में मेरे साथ चलो, तो वो कौन सा जज्बा होता है कि सैनिक सब कुछ भुलाकर अपनी पलटन, अपने साथी, अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। यही है भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपरा। सेकंड लेफ्टिनेंट शमशेर सिंह सामरा, जिन्होंने युद्ध भूमि में जाने से पहले अपने साथियों को यह स्पष्ट कर दिया था कि वो दुश्मन के बंकर से मशीन गन छीन लेना चाहते हैं, वो जब अपने अंतिम समय में पाए गए अपने साथियों द्वारा, तो उनके एक हाथ में दुश्मन का मशीन गन था और दूसरे हाथ, जिसकी मुट्ठी भिजी हुई थी, उसमें एक ग्रेनेड मौजूद था। दुश्मनों को नष्ट करके उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बी कंपनी के सूबेदार राज बहादुर सिंह और नायब सूबेदार मोहम्मद नईम दुश्मन के भयंकर आक्रमण से बेखौफ बढ़ते जा रहे थे। राज बहादुर बारूदी सुरंग की चपेट में भी आए, पर लड़ते रहे। एक हैवी मशीन गन पोजीशन को खामोश किया, पर उनकी चोटें इतनी गंभीर थी कि वो युद्ध भूमि में ही शहीद हुए। सूबेदार नईम भी युद्ध भूमि में ही वीरगति को प्राप्त हुए, पर प्राण त्यागने से पहले मोरापारा में एक छोटे से हिस्से पर भारत का कब्जा बना गए। लेकिन मोरापारा से दुश्मन पूरी तरह साफ नहीं हुआ था, इसीलिए अब डी कंपनी आगे बढ़ी। डी कंपनी कमांडर मेजर के राव जब पहला बंकर नष्ट कर रहे थे, उसी समय उन्हें मशीन गन बर्स्ट लग गई। गोलियों से छलनी होने के बावजूद उन्होंने युद्ध भूमि से हटने से इनकार कर दिया। अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए रणभूमि में ही उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी जगह ली कैप्टन विष्णु शर्मा ने। लक्ष्य को मुश्किल होता देख कैप्टन शर्मा ने तोपखाने से गुजारिश की कि उनकी पोजीशन पर गोले दागे जाएं। अगर हम अपने ऊपर ही, अपने पोजीशन के ऊपर ही आर्टी फायर मंगवा लेते हैं तो खुद के जान को भी खतरा होता है। ये फैसला बहुत निर्णायक साबित हुआ और दुश्मन पर अब हमारी बढ़त बनने लगी थी। डी कंपनी में ही लांस नायक राम उग्राह पांडे थे। वो दुश्मन पर ऐसे टूटे जैसे भूखा शेर। पहले बंकर को ग्रेनेड से उड़ा डाला, फिर फौरन आगे बढ़े। बंकर मजबूत था, सो रॉकेट लॉन्चर से उसका काम तमाम कर दिया। लांस नायक पांडे ने प्राणों की आहुति देने से पहले दुश्मन के कुल 3 मशीन गन बंकर नष्ट कर दिए। एक आदमी को गोली लगती थी तो दूसरा उसकी जगह पकड़ लेता था, दूसरे को लगती थी तो तीसरा पकड़ लेता था। उस दिन हर एक जवान अपना अपना कमांडर था। हुक्म देने की जरूरत नहीं थी, उसको पता था मैंने क्या करना है। क्योंकि लड़ाई से पहले सिखलाई इस तरीके से की थी हमारी पलटन की, हमारे जो सीओ साहब कर्नल शमशेर सिंह साहब ने दी थी कि सबको पता था अपने टास्क में क्या करना है।
तो मैं तो ये कहूँगा कि हर एक जवान अपना कमांडर था और एक जब गिरता था तो दूसरा उसकी जगह पकड़ लेता था। आमतौर पर जब आक्रमण किया जाता है तो कम से कम 1 के मुकाबले 3 का अनुपात लगाया जाता है, यानी 1 बटालियन के सामने 3 बटालियन भेजी जाती है। लेकिन यहाँ 1 बटालियन के मुकाबले के लिए 1 ही बटालियन को आगे भेजा गया था। इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से तैनात थी 4 फ्रंटियर फोर्स या 52। आजादी से पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ इसी रेजिमेंट से थे। 52 की युद्ध नीति और रक्षात्मक रणनीति के सभी कायल थे और उसे पाकिस्तान का बेस्ट माना जाता था, पर उनकी मजबूत किलेबंदी के साथ उनके रुतबे को ध्वस्त करते हुए भारतीय योद्धा रणभूमि में अपना शौर्य बिखेर रहे थे। बिल्टअप एरिया में उन्होंने भारी मात्रा में डिफेंस ले रखा था और उस डिफेंस के जो गांव थे वहाँ पे, और उसके ऊपर उन्होंने अपना मशीन गन लगा रखा था जो भारी मात्रा में आग उगल रही थी और जो हमारे एडवांस में काफ़ी बाधा बन रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तार की रुकावटें, बारूदी सुरंगें और जो है अपना बूबी ट्रैप्स लगा रखे थे जो हमारे एडवांस में काफ़ी बाधा बन रही थी। उस क्षेत्र में दुश्मन के बंकर बहुत मजबूत थे और वो बंकर रेल की पटरी और स्लीपर के साथ मिलकर बहुत मजबूती से बनाए गए थे। और एडवांस के दौरान दुश्मन हमारे से ऊपर और हम दुश्मन के नीचे होने के कारण हमें एम्ड फायर लेने में दिक्कत आती थी। हमने उस वक्त ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी मुकाबला करना पड़े, हम अपनी जिंदगी को उस काम में लुटा देंगे। मोरापारा में चल रही लड़ाई इतनी भीषण थी कि 4 घंटे में ही बटालियन ने अपने 5 सैनिक गंवा दिए थे। वीर बलिदानियों के पवित्र लहू से सिंचित भूमि को अब लहू से बचाने की लड़ाई उस प्रतिबद्धता की जंग थी जिसमें कोई भारतीय सैनिक एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं था। एक नहीं कई पलटवार पाकिस्तान ने किए। कैसे ये बटालियन डटी रही, किस तरीके से अपने उस इलाके की हिफाजत करती रही, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। बहुत भारी नुकसान के साथ बटालियन ने अपनी दी हुई ऑब्जेक्टिव को कैप्चर तो कर लिया था। कई बार ये विकल्प दिया गया बटालियन को कि आप चाहें तो आप वहां से हट सकते हैं, कोई और वो जिम्मेदारी संभाल लेगा। लेकिन कमांडिंग ऑफिसर से लेकर बटालियन के हर एक जवान ने यह माना कि देश के लिए डटे रहना, देश के लिए लड़ते रहना सर्वोच्च गर्व की बात होती है। कोई भी तैयार नहीं था पीछे हटने के लिए। मोरापारा की लड़ाई में अब तक 50 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था और 100 से अधिक घायल हो चुके थे। बटालियन ने मोरापारा में बहुत नुकसान सहा था और कमांडिंग ऑफिसर को बटालियन की वीरता की प्रशंसा के साथ पीछे हटने का संदेश भेजा गया। लेकिन मैंने बोला कि साहब अब मैं तो अभी अपनी पलटन को रंगपुर लेके जाऊंगा। तो वो उसको देख के बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि मैं आपको और आपकी पलटन को ये मुबारकबाद देता हूँ और आपको इजाज़त देता हूँ कि आप रंगपुर की तरफ बढ़ना शुरू करें। इतनी क्षति के बावजूद अगर सैनिक उस समय वहां डटे रहे, विकल्प मिलने पर भी नहीं डिगे, तो इसका एक ही अर्थ है, देश की आन के सामने उनके लिए अपने प्राणों का भी मोल नहीं था। 8 गार्ड्स के सैनिक तो एक अलग ही मिट्टी से बने थे। जब घायल सैनिकों से मिलने लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा अस्पताल पहुंचे तो उनके आत्मबल को देखकर हैरान रह गए थे। उस वक्त उन्होंने एक जवान से NCO से ये पूछा कि बच्चे तुमको लड़ाई में कैसी गोली लगी? उसने बोला जनाब आप देखेंगे अगर आप मोरापारा पे जाएंगे कि हमारे हर जवान को
उसकी जो पोजीशन है गिरने के बावजूद वो पाकिस्तान की तरफ मुंह किया हुआ है। कोई जवान ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिनके पीठ में गोली लगी हो। 23 नवंबर यानी अगले दिन दोपहर तक मुश्किलें एक बार फिर उभरने लगी। दुश्मन की ओर से ताबड़तोड़ गोलाबारी जारी थी और डी कंपनी का असलहा खत्म होने को था। सपोर्ट के लिए आगे बढ़ते हुए T-55 टैंक धान के खेतों में फंस गए थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे। नोआपारा में मजबूत डिफेंसेस स्थापित कर लिए गए और मोरापारा पर आंशिक पकड़ बरकरार रही, लेकिन मोरापारा पर संपूर्ण नियंत्रण जरूरी था। इसीलिए भारत ने अपने अप्रोच को और आक्रामक कर दिया। सच्चा बहादुर मैदानी जंग में घुसते ही शेर की तरह दहाड़ता शत्रु की तरफ दौड़ता है। मौत का उसे डर नहीं, डर उसके पास फड़कता नहीं। 23-24 नवंबर की रात भारतीय सैनिकों ने ताबड़तोड़ पेट्रोलिंग शुरू की ताकि मोरापारा पर कब्जे का दायरा बढ़ाया जा सके। हालांकि उत्तर और पश्चिम से कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई, पर 24 नवंबर सूरज की पहली किरण के साथ ही सी कंपनी के एक कॉलम ने मोरापारा के पूर्व पर कब्जा कर लिया। कमांडिंग ऑफिसर ने फौरन बाकी सैनिकों को आगे भेजकर नियंत्रण को मजबूत किया। अभी भी स्थिति सुधार नहीं हो रही थी, तो इसलिए सीओ साहब लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह ने तीसरी कंपनी को हमला करने का आदेश दिया। तीसरी कंपनी के कंपनी कमांडर थे मेजर के राव। अब तक भारतीय सैनिकों के साथ PT-76 टैंक पहुंच चुके थे। टैंकों और तोपखाने का साथ पाकर इस मोर्चे पर बाजी पलट गई। ब्लडीएस्ट बैटल जो है इट हैज बीन फॉट इन हिली, जिसमें वो इसलिए है कि उनकी पूरी कंपनी नेस्तनाबूद हो गई थी और हमारे 4 अफसर 2 जेसीओ और 62 जवान जो थे उस इलाके में शहीद हुए। और फिर सुबह 5 बजे तकरीबन हमने जो है उस इलाके को फतह किया और मोरापारा जो था वो हमारे कब्जे में आ गया। लेकिन ये लड़ाई का अंत नहीं था, ये तो पहली लड़ाई की पहली पूर्ण कामयाबी थी। पाकिस्तान लगभग रोज पलटवार करता रहा। मशीन गन, मोर्टार, आर्टिलरी, रिकॉइललेस गन, हर तरह के फायर पावर से भारतीय सैनिक जूझते रहे। पाकिस्तान रोजाना एरिया को डोमिनेट करने के लिए पेट्रोल पार्टियां निकालता रहा, बिना रुके हर रात काउंटर अटैक करता रहा। लेकिन धीरे धीरे दुश्मन को एहसास होता जा रहा था कि कितने भी हथियार क्यों न लगा ले, हिंदुस्तान के शूरवीरों को काबिज इलाके से हटा पाना संभव ही नहीं। पाकिस्तान के टैंक आए, एयरफोर्स आई, लेकिन भारत के एक सैनिक के भी जज्बे को डिगा नहीं पाई। हिली की जो लड़ाई थी वो शुरुआती चंद दिनों में बहुत ज्यादा भीषण थी, लेकिन उसके बाद भी ऐसा समझिए कि 19 दिन और 19 रातों तक उस इलाके में नियंत्रण बनाए रखने की लड़ाई चलती रही। हालांकि अंत के दिनों तक पाकिस्तान मानसिक रूप से ही हार मान चुका था। सारे मेरे साथ! भारतीय सैनिकों ने मोरापारा पर 11 दिसंबर तक कब्जा बनाए रखा। इलाके को सुरक्षित रखने में भी सैनिक जुटे रहे और इलाके को सुरक्षित करने में भी। युद्ध भूमि में इतनी संख्या में सैनिकों ने अपने प्राण त्यागे थे कि एक टुकड़ी पूरे इलाके से बारूदी सुरंग क्लियर करने में लगी ताकि वीर बलिदानियों के पार्थिव शरीर को निकालकर उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। तत्कालीन एडजुटेंट कैप्टन PT गोगले दिन रात जवानों से बात करते रहे ताकि उनका हौसला ऊंचा रहे, क्योंकि एक लंबी लड़ाई में ये जरूरी होता है।
10-11 दिसंबर की रात पाकिस्तान ने फिर आक्रमण किया, लेकिन अब तक उस इलाके में गार्ड्स के साथ साथ गढ़वाल और मराठा ट्रूप्स की भी तैनाती थी। पाकिस्तान को जबरदस्त पलटवार मिला। 9, 10 और 11 तारीख को हमने भी, 8 गार्ड ने भी 5 पोजीशंस पर कब्जा किया। हिली के, जैसे मैंने बताया था कि हिली के आसपास जो गांव थे, और 11 दिसंबर तक पूरा हिली पर कब्जा हुआ हमारा। हिली कॉम्प्लेक्स की लड़ाई में 8 गार्ड्स ने नोआपारा, मोरापारा, चांदीपुर, हकीमपुर, हाई स्कूल और दंगापारा पर कब्जा किया। जब अंतिम लक्ष्य को भी हासिल कर लिया गया तो एक बार फिर कमांडिंग ऑफिसर से पूछा गया कि वो अब क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अब बटालियन रंगपुर पर कूच करेगी। जब ढाका में पाकिस्तानी सरेंडर कर रहे थे 8 गार्ड्स रंगपुर के रास्ते में, लेकिन जैसे ही आते हुए सैनिकों को पाकिस्तान ने देखा, उसने सफेद झंडा उठाकर समर्पण के साथ स्वागत किया। रंगपुर पहुंचते हुए हमको रंगपुर के लोगों ने बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। हमारा इस्तकबाल किया और जो उनकी नन्स वहाँ चर्च में थी, उन्होंने बाहर आके हमको अपने हाथों से हार पहना के और हमको अच्छे अल्फाज में बात करते हुए हमको हमारा इस्तकबाल किया। हिली की लड़ाई ऐसे मतवालों की कहानी है जो देश की प्रतिष्ठा की रक्षा में जुनून की हदों को पार कर गए। हिली की लड़ाई में 8 गार्ड्स ने कुल 70 सैनिकों को खो दिया था। इनमें 4 ऑफिसर्स और 2 जेसीओज शामिल। इनमें से 50 अकेले मोरापारा की लड़ाई की 4 घंटों में वीरगति को प्राप्त हो गए। उन 42 घंटों में दुश्मन से लोहा लेने वाला हर सैनिक परम पराक्रमी था। ये बात और है कि इनमें कईयों की कहानियां अनकही रही, कईयों की कहानियां अनसुनी रही, लेकिन इससे किसी की वीरता कम नहीं हो जाती। बटालियन की ओर से 91 सैनिकों को वीरता पुरस्कारों के लिए प्रस्तावित किया गया था। शौर्य की हर गाथा सशक्त थी, पर हर वीर को पुरस्कार नहीं मिल सकता था। इसके बावजूद बटालियन को उस लड़ाई के लिए 3 महावीर चक्र मिले। 8 गार्ड्स इतिहास में इकलौती बटालियन है जिसे एक ही लड़ाई के लिए 3 महावीर चक्र प्रदान किए गए। कमांडिंग अफसर साहब को मिला, राम उग्रे पांडे साहब को मिला, शमशेर सिंह सामरा साहब, बहुत जांबाज अफसर साहब। 2 बंकर उन्होंने साहब उड़ाए, और तीसरा बंकर जब उससे पहले उनको बस लगा और सुबह उनका लाश जब उठाई गई, उनकी डेड बॉडी, तो अभी भी हाथ में ग्रेनेड पकड़ा हुआ था और इस मुद्रा में थे कि ग्रेनेड फेंकने की मुद्रा में थे साहब, और प्राण निकल गए और हाथ जम गया, ग्रेनेड हाथ में ही रह गया। ये बड़ी गर्व की बात है कि मैं उस पलटन में कमीशन हुआ हूं और उस पलटन को आज कमांड कर रहा हूं, जिसमें 3 एमवीसी एक ही जंग में मिले हैं। एक ही बैटल में मैम 3 एमवीसी पाना अपने आप में दर्शाता है कि ये लड़ाई कितने भयानक तरीके से लड़ी गई थी। ये उन शूर वीरों की साहस, दृढ़ता, निश्चय और बलिदान को दर्शाता है। बटालियन ने एक पाकिस्तानी ऑफिसर को भी कैप्चर किया। कैप्टन कामरान से दुश्मन के बारे में कई जानकारियां हासिल हुई। पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स के अनुसार उसके 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। इसमें शामिल थे 1 ऑफिसर, 6 जेसीओ और 100 सैनिक। हिली की लड़ाई में आक्रमण को झेलकर पाकिस्तान ने क्या सोचा था, उस पर कितनों ने हमला किया था। के उपरांत जिस तरह का सम्मान इस बटालियन को दिया गया, उससे इनके पराक्रम को बखूबी समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, दुश्मन के खेमे में जो वीरता के सम्मान दिए गए थे, वो भी बताते हैं कि इस मोर्चे पर संघर्ष कितना कठिन था। 8 गार्ड्स 1971 युद्ध की सबसे पुरस्कृत बटालियन थी। बटालियन ने 3 महावीर चक्र हासिल किए। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह को महावीर चक्र मिला।
सेकंड लेफ्टिनेंट शमशेर सिंह सामरा और लांस नायक राम उग्राह पांडे को मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया। इसके अलावा बटालियन को 2 वीर चक्र, 1 सेना मेडल, 3 मेंशन इन डिस्पैचेस, थिएटर ऑनर ईस्ट पाकिस्तान और बैटल ऑनर हिली से भी नवाजा गया। उन्नीस 1972 के रिपब्लिक डे परेड में जिन 3 यूनिट्स को परेड के लिए चुना गया, उसमें 8 गार्ड्स का दस्ता शामिल था। उसमें 3 पलटन सिलेक्ट हुई थी। 10 पैरा ने छात्रों ऑपरेशन किया था, हमारी थी 8 गार्ड और 2 पैरा जो कि तंगेल में ड्रॉप की गई थी। उनके कर्नल पन्नू थे, हमारे सीओ जनरल शमशेर थे और महाराजा भवानी सिंह जो थे वो 10 पैरा कमांडो के सीओ थे। इन 3 बटालियनों को एज ए बटालियन एज ए होल 26 जनवरी में हिस्सा लेने के लिए हमको वहाँ से पूरी ट्रेन में लिफ्ट किया गया और हम लोग दिल्ली पहुँचे और हम लोग हिस्सा लिया। और उसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जानते हैं विजय चौक दिल्ली में, ये विजय चौक जो था, क्योंकि उस वक़्त पहली बार सैल्यूटिंग डाइस जो था वो विजय चौक पे बनाया गया था। लड़ाई के बाद जब पाकिस्तानी रिकॉर्ड सामने आए तो पता चला कि हमले की रात भारतीय सैनिकों की आक्रामकता को देखकर पाकिस्तान को लगा था कि भारत की ओर से कम 3 बटालियंस ने अटैक किया। पहला हमला रात 1 बजे, दूसरा 1:30 बजे, तीसरा सुबह 6:30 बजे। हकीकत में पहला हमला 2 कंपनियों ने किया था, दूसरा 1 कंपनी ने और तीसरा भी एक ही कंपनी ने। लेकिन भारतीय सैनिकों के जोश से घबराकर पाकिस्तान को लगा कि हजारों सैनिक आ गए। उस लड़ाई में 8 गार्ड्स के सामने जो पाकिस्तानी कमांडर था उसे निशाने पाकिस्तान यानी वहां के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। बाकी के पाकिस्तानी सैनिकों को चांदीपुर विथड्रॉ करने के आदेश दे दिए गए। हिली पर नियंत्रण के साथ ही बोगरा और ढाका का रास्ता खुल गया था, जो आने वाले दिनों में भारतीय सेना की विजय में अहम भूमिका निभाने वाला था। इतिहास में जगह मांगने से नहीं मिलती, उसे हासिल करना होता है। हिली की लड़ाई एक ऐसी ही दास्तान है। अभी के लिए इतना ही। अभिमन्यु शर्मा और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन, अमित कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।